देखेंगे इकोनॉमिक्स के स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र। अब ये होता क्या है, तो देखिए अर्थशास्त्र जो है वो दो चीजों से, ग्रीक वर्ड से ये थोड़ा सा ग्रीक वर्ड है इसलिए इंग्लिश में लिखा हूं, तो इससे घबराना नहीं है। तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एकोस और नोमोस से। इसका मतलब होता है गृह, ये इसका मतलब होता है गृह, गृह घर का, हाउस प्रबंधन, इसका होता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब प्रबंधन। तो देखिए अर्थशास्त्र है जो इसका बहुत पुराना आप देखेंगे तो ये निकल के आया है ग्रीक शब्दों से, इकोनोमिया से, और इकोनोमिया को बांटा जाए तो एकोस प्लस नोमोस शब्द से मिलकर बना होता है। और यहाँ ओकोस का मतलब होता है गृह, गृह का मतलब होता है आपके घर का जो प्रबंधन होती है, जो इकोनॉमिक का प्रबंधन होती है उसे इकोनॉमिक्स बोला जाता है। ठीक है, देखिए इकोनॉमिक्स दो प्रकार के होता है, दो प्रकार का, एक होता है माइक्रो और दूसरा होता है मैक्रो। इसको बोलते हैं व्यष्टि और इसको बोलते हैं समष्टि। ये दो प्रकार का आपके इकोनॉमिक्स होता है। आपको इसको डिवीजन करेंगे तो, इसको बांटेंगे तो, देखिए माइक्रो का मतलब होता है जो छोटे लेवल पे जिसका प्रबंधन होता है, जिसकी जानकारी हम लेते हैं, डेटा को इकट्ठा करते हैं, उसको बोला जाता है माइक्रो लेवल। मतलब हाउस, घर के छोटे लेवल पे जितना हो सके छोटे लेवल पे इसको माइक्रो बोला जाता है। और मैक्रो बोला जाता है जब हम अपनी इसकी स्टडी करते हैं, जिसके बारे में हम जानकारी लेते हैं, जैसे भारत के बारे में, पूरा भारत की इकोनॉमी के बारे में हम यदि बड़े लेवल पे समझते हैं तो उसको मैक्रो इकोनॉमिक बोला जाता है। अब आगे देखिए दो चीजें हैं, दो टर्म है जो आपको समझ में आना चाहिए। एक होता है इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ इसका मतलब होता है समृद्धि, आर्थिक समृद्धि, आर्थिक समृद्धि। और दूसरा होता है इकोनॉमी डेवलपमेंट, मतलब विकास, विकास। ये दो तरह का होता है, एक को इकोनॉमिक ग्रोथ बोला जाता है और दूसरा होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसमें फर्क समझ लिए। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है कि आपका डेटा, ये क्या है, डेटा के आधारित है। जैसे आप जीडीपी जो बोलते हैं ना, जीडीपी, जीडीपी आप देखेंगे भारत की जीडीपी कितना चल रहा है, घरल उत्पादन जो है आपके, घरल सकल उत्पादन, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको बोला जाता है। तो ये आपके ग्रोथ है। ग्रोथ का मतलब होता है कि जो आपके देश में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, देश की इकोनॉमी कितने परसेंटेज में ऊपर जा रही है, इसको बोला जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ। दूसरा होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब होता है कि चारों तरफ से विकास, आपका विकास समावेशी होना चाहिए। विकास का मतलब सारे चीज, सबका विकास होना चाहिए, एक व्यक्ति का विकास नहीं होना चाहिए, और चौतरफा विकास होना चाहिए। मतलब सबका विकास, जितने भी जनसंख्या हमारे देश में, जो गांव में बसता है, चाहे वो माउंटेन एरिया में हो, सबका विकास होना चाहिए और एक सबके एक साथ विकास होना चाहिए और बेहतर विकास होना चाहिए। इसको हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलते हैं। आगे देखिए तीसरा चीज है, अब हम देखते हैं दूसरा चैप्टर इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब होता है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है दोस्तों। ये मुद्रास्फीति से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इसको ढंग से समझना होगा। मुद्रास्फीति क्या होता है, लॉजिक समझ लिए, बेसिक कंसेप्ट को समझ जाइए, आप क्वेश्चन निकाल लेंगे। तो देखिए मुद्रास्फीति
का कारण जो होता है वो 3 तरीके का कारण होता है। कारण जो होता है वो 3 तरीके के कारण से मुद्रास्फीति का जन्म होती है, ठीक है ना। वो 3 कारण कौन कौन सा है? तो पहला कारण जो है, पहला जो कारण है जिसको डिमांड पुल इन्फ्लेशन बोला जाता है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब मांग जनित मुद्रास्फीति। मांग जनित मुद्रास्फीति। दूसरा होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इसका मतलब होती है कि लागत जनित मुद्रास्फीति। और चौथा होता है आपका, वो होता है, तीसरा होता है स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन का मतलब होता है संरचनात्मक। ये 3 तरीके की कारण होता है मुद्रास्फीति का जन्म देता है। अब इसको थोड़ा सा ढंग से समझ लीजिए। डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब होता है मांग जो है वो मांग के चलते आपका मुद्रास्फीति का निर्माण हो रहा था। पहले तो मुद्रास्फीति क्या होती है इसको समझ लीजिए। देखिए मुद्रास्फीति और महंगाई में फर्क है दोस्तों, आप दोनों को एक रिलेट मत करिए। महंगाई एक कारण होती है मुद्रास्फीति का, और मुद्रास्फीति होती क्या है कि आपके जो डॉलर, जो आपके रुपए की कीमत है उसकी गिरावट, उसको मुद्रास्फीति। मुद्रा देखिए मुद्रा प्लस स्फीति मतलब आपके जो मुद्रा है, जो करेंसी है, उसकी वैल्यू में गिरावट को मुद्रास्फीति कहा जाता है। और ये इसका 3 कारण होता है जिसका जन्म होता है मुद्रास्फीति का। पहला डिमांड पुल इन्फ्लेशन, मांग जनित मुद्रास्फीति। मांग जनित मुद्रास्फीति का मतलब दोस्तों ये होता है कि ये मांग के चलते होता है। मांग का चलते का मतलब ये होती है कि यदि देश में तरलता बढ़ जाए, और तरलता कब बढ़ेगी दोस्तों? तो तरलता बढ़ने का कारण होता है कि आपके रोजगार बढ़ जाए, आपको लोन आसानी से मिल जाए। तो जब लोगों के पास पैसा पहुंचेगा तो लोग क्या करेंगे? खरीदारी प्रारंभ कर देंगे। और खरीदारी प्रारंभ करने का मतलब क्या होगा? डिमांड को बढ़ा देंगे। डिमांड का मतलब आपके मांग को बढ़ा देंगे। जब मांग को बढ़ा देंगे इससे उत्पन्न होगा महंगाई, और महंगाई से उत्पन्न होगा आपके मुद्रास्फीति। दूसरा होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, लागत जनित मुद्रास्फीति। और लागत जनित मुद्रास्फीति का मतलब होता है कि वो महंगाई मांग के चलते नहीं बढ़ रही है। तो यदि मांग के चलते नहीं बढ़ रही है तो किसके चलते बढ़ रही है? तो वो महंगाई बढ़ रही है आपके लागत बढ़ रहे हैं। जैसे क्रूड ऑयल है, कच्चा माल है, जैसे कच्चा माल है उसकी कीमत बढ़ जाए, इंटरनेशनल लेवल, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे जो तेल है, तेल की कीमत ही बढ़ जाए। तो मान लीजिए पहले 100 रुपए का मिलता था, अब 105 रुपए का मिलने लगा है। तो जब अंतरराष्ट्रीय मार्केट में तेल की कीमत बढ़ जाएगी तो आपके यहां पर भी क्या होगा? आपकी कीमत बढ़ जाएगी। तो उससे जनरेट होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। मतलब इसमें मांग का कोई लेना देना नहीं है। लागत के चलते मजदूरी के दाम बढ़ जाए, जो भी सामान हम बना रहे हैं, इनपुट जो भी सामान, जैसे कार बना रहे हैं तो कार के जो मटेरियल है, जो पार्ट्स बन रहे हैं उसके दाम बढ़ जाए तो कार के दाम बढ़ जाएगा। कच्चा तेल के दाम बढ़ जाए तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट होगा, मतलब आखिरी जो प्रोडक्ट होगा, उत्पादन होगी, उसमें दाम बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन ऐसा होता है। तीसरा होता है स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, संरचनात्मक बोला जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें दोनों चीजें नहीं होती है, ना इनपुट के चलते होता है ना मांग के चलते होता है, और ये होता है आपके जमाखोरी। जैसे प्याज और टमाटर के भाव आपने देखा अचानक ही बढ़ जाता है। अभी टमाटर के दाम बढ़ रहे हैं ना, तो ये टमाटर के दाम अचानक कैसे बढ़ जाते हैं, प्याज के दाम अचानक कैसे बढ़ जाते हैं, और फिर होता है, फिर आगे सेटल हो जाता है। तो इसमें जमाखोरी होता है, जमाखोरी हो जाते हैं, काला बाजारी हो जाए,
तो उससे स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति का जन्म होता है, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन का जन्म होता है। दोस्तों आगे देखिए तीसरा चीज, अब हम देखेंगे दर के हिसाब से मुद्रास्फीति, दर पे मुद्रास्फीति का जन्म कैसे होता है, ठीक है ना। तो देखिए दर के हिसाब से कौन सी है, एक को क्रीपिंग बोला जाता है, क्रीपिंग क्रीपिंग का मतलब होती है रेंगती हुई मुद्रास्फीति, दूसरा चीज होता है, दूसरा जो होता है आपके वो वॉकिंग या ट्रोटिंग का मतलब रेंगती हुई चलती हुई बोलेंगे इसको, चलती हुई मुद्रास्फीति। तीसरा होता है आपके वो होता है भागती हुई रनवे इन्फ्लेशन, भागती हुई। और चौथा आपका होता है वो होता है हाइपर इन्फ्लेशन, मतलब ये मुद्रास्फीति चरम मुद्रास्फीति है, चरम। तो देखिए चार प्रकार के मुद्रास्फीति दर के हिसाब से तय किया जाता है, ठीक है ना। देखिए क्रीपिंग मुद्रास्फीति कब का जन्म होता है, क्रीपिंग का मतलब होता है कि आपके ये एक्चुअली डेवलप कंट्री में होता है, डेवलप कंट्री में इसका निर्माण होता है। तो जिसकी 3% रेट हो, वो मुद्रास्फीति जिसकी 3% रेट हो उसको बोला जाता है क्रीपिंग, रेंगती हुई मुद्रास्फीति। 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और ये 3% से ज्यादा कहां पर नहीं हो सकता है, तो जितने भी विकसित देश हैं वहां पर 3% से ज्यादा नहीं होती है नॉर्मली। और उसका कारण क्या होता है 3% से, क्योंकि देखिए हमने बताया था इससे पहले, हम देखिए इधर गए थे, हमने इसमें बताया था कि डिमांड, कॉस्ट और स्ट्रक्चरल 3 कारण बनते हैं मुद्रास्फीति का। इनमें से हमारे देश में जो विकासशील देश है, विकासशील देश में जो महंगाई होता है ये तीनों के कारण होता है, डिमांड, कॉस्ट और स्ट्रक्चरल तीनों के कारण होता है। लेकिन जो विकसित देश होते हैं उसमें डिमांड खाली रहता है, मांग रहता है, और मांग के चलते जो मुद्रास्फीति बनती है, ठीक है, वो 3% से ज्यादा नहीं होती, और यही क्रीपिंग, रेंगती हुई मुद्रास्फीति कहा जाता है, जहां पर आपके मुद्रास्फीति 3% से ज्यादा ना हो। दूसरा आता है 3% से 10% के बीच में, वो मुद्रास्फीति जो 3% से 10% के बीच में रह रहा हो, और वो 3% और 10% के बीच में कहां रहेगा, तो वो रहता है हमारे जैसे विकासशील देशों में ये देखने को मिलता है, जहां पर आपके मुद्रास्फीति, फिर वापस चलते हैं, जहां पर आपके मुद्रास्फीति का कारण तीनों है, मांग भी है, लागत भी है और संरचनात्मक भी है, तीनों कारण है, उससे मुद्रास्फीति का जन्म होता है। और वो मुद्रास्फीति 3 से 10% होना चाहिए, यदि तो वॉकिंग है फिर भी आपका आर्थिक स्थिति सही है। ये दोनों के दोनों आर्थिक स्थिति इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए क्या है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि देश में जीडीपी जो है, जीडीपी घरेलू सकल उत्पादन आपका सही चल रहा है। लेकिन यदि महंगाई 10% से 30% के बीच में हो गया, यदि महंगाई आपके 10% से 30% के बीच में हो गया, तो आपकी स्थिति हो जाएगी खराब। और दोस्तों इसी में है हमारा कौन, पाकिस्तान। यही है पाकिस्तान, रनवे इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति का जन्म हो गई है। और यहां क्यों होता है, क्योंकि उसमें करप्शन, महंगाई, ये तीनों के तीनों इतना हाई हो जाता है कि क्या हो जाता है, मुद्रास्फीति आपके बहुत ही रनवे हो जाता है। अब यहां से आपकी इकोनॉमी है ना बर्बाद होने लगती है, पैसे में क्या होगा, गिरावट प्रारंभ हो जाएगी, आपकी वैल्यू होगा पैसे का वो कमजोर होने लगेगा, यहां से बर्बादी है, मतलब आप समझ जाइए।
पाकिस्तान हमारा यहीं पर फंसा हुआ है। पाकिस्तान पाकिस्तान यहीं पर फंसा हुआ है, उसको समझ ही में नहीं आ रहा है, क्योंकि इसके बाद जो होता है वो हाइपर इन्फ्लेशन होता है। 30% से ज्यादा हो जाए तो हाइपर इन्फ्लेशन बोला जाता है। चरम मुद्रास्फीति है। चरम मुद्रास्फीति का मतलब होता है आपका बर्बादी। वेनेजुएला का नाम आपने सुना होगा, जहां पर इकोनॉमी पूरी ध्वस्त हो गई और पैसा जो है आपका पैसा, उसकी वैल्यू इतनी गिर गई कि एक तरफ ब्रेड रखा जाता था और दूसरी तरफ पैसा रख के तौला जाता था। बटखरे यूज नहीं होते थे दोस्तों। बटखरे जानते हैं ना, बटखरे, हाँ, वो बटखरे जो है ना 1 किलो का 2 किलो का, उसका यूज हो जाता है बंद यहाँ पे। तो हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब उस देश का दिवालिया होना तय हो जाता है। ये है आपके इन्फ्लेशन, आपके ये रेट के दर पे हिसाब से आप समझ रहे हो। इसको एक बार और देख लो, चेक कर लो, फिर वापस हम आएंगे। इसको वापस एक बार देख लो। माइक्रो इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमी, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति क्या होती है, मुद्रास्फीति का जन्म कौन देता है, ठीक है, कैसे होती है, क्रीपिंग, वॉकिंग, रनवे और हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है, ये आपको समझना होगा। अब देखिए कुछ टर्म है जो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है और उस टर्म को आपको क्या होना, समझना होगा। जैसे इससे रिलेटेड है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन का मतलब होता है मुद्रा संकुचन। ये मुद्रा संकुचन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होती है। तो देखिए डिफ्लेशन का मतलब होता है कि आपके जो इन्फ्लेशन है उसके जस्ट विपरीत को डिफ्लेशन बोला जाता है। जहां पर मुद्रास्फीति मतलब बढ़ रही है, यहाँ पर मुद्रास्फीति घट रही है, इसको क्या बोलेंगे, डिफ्लेशन बोला जाता है। और डिफ्लेशन कब होती है, जब मांग ही नहीं हो। मांग जहां नहीं होगा, मांग की कमी हो जाए, बेरोजगारी दर बढ़ जाए, अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाए, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाए, या आपकी जनसंख्या ओल्ड हो जाए, ये लिखते जाइए कारण। मांग नहीं हो, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी दर बढ़ जाए, या आपकी जनसंख्या ओल्ड हो जाए का मतलब बूढ़ा हो जाए, जहां पर आपको क्या हो रहा है, डिमांड ही नहीं बढ़ रहे हैं। जब डिमांड बढ़ते हैं, मांग बढ़ता है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, आर्थिक समृद्धि होती है। और जहां पर मांग नहीं होगा, मांग का मतलब मांग होगा तभी तो प्रोडक्शन होंगे, इंडस्ट्री बैठेगी। तो मांग ही नहीं रहेगा तो क्या होगा, मुद्रास्फीति नहीं बढ़ेगी। तो ये कम होते जाता है, ये खतरनाक है, ये भी खतरनाक है। देखिए देश के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए आपको कुछ ना कुछ मुद्रास्फीति होना चाहिए। जो हमने बताया था 3% के और 10% के बीच में हरदम मुद्रास्फीति होना चाहिए। इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए और इससे कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आपको डेवलपमेंट करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ करता है। और यदि हो ही नहीं, इन्फ्लेशन है ही नहीं, डिफ्लेशन का मतलब होता है मांग जनित मुद्रास्फीति का निर्माण ही नहीं हो रहा है, मांग बढ़ नहीं रहे हैं, तो देश का ग्रोथ कैसे होगा। इस स्थिति में इसको क्या बोलेंगे, डिफ्लेशन बोला जाता है। डिफ्लेशन इसी शब्द को बोला जाता है। आगे देखिए एक और टर्म है और वो टर्म है डिसइंफ्लेशन। दूसरा है डिसइंफ्लेशन का मतलब होता है अस्फीति का मतलब होता है कि देखिए ये कब कारण बनता है, ये कारण बनता है कि इन्फ्लेशन तो है, महंगाई तो है, मुद्रास्फीति तो है, लेकिन रेट जो है वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। मतलब पहले 10% था, अब धीरे धीरे 8% हो गया, फिर आपके 6% हो गया, फिर आपके 4% हो गया। मतलब मुद्रास्फीति तो है, लेकिन वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। उस अवस्था को क्या बोलेंगे, अस्फीति बोलेंगे।
और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह होता है कि आप में मांग में धीरे धीरे कमी हो रही है, मतलब बेरोजगारी दर बढ़ रही है, लोगों के पास पैसा नहीं पहुंच रहा है। इस स्थिति को डिसइन्फ्लेशन बोला जाता है, इस स्थिति को डिसइन्फ्लेशन बोला जाता है। आगे देखिए तीसरा चीज है रिफ्लेशन। रिफ्लेशन, रिफ्लेशन का मतलब होता है स्फीति। इसका मतलब होता है कि आपके देखिए कोरोना काल के समय अच्छा खासा चीजें चल रही थी और अचानक क्या हुआ, कोरोना काल में ऐसे गिर गई, कोरोना काल में ऐसे गिर गई और उसके बाद से फिर उठना प्रारंभ करा आपके इकोनॉमी। इस स्थिति को क्या बोला जाता है, स्फीति बोला जाता है। मतलब वो ऐसा कारण बनता है कि किसी परिस्थिति में जैसे कोरोना काल आया, आपके आर्थिक समृद्धि है अचानक गिर गई, मांग आपका घट गया, आपके इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति नहीं है, लेकिन अचानक कोरोना काल खत्म हुआ, मार्केट खुली, धीरे धीरे क्या हुआ, स्थिति आपके स्थिति में सुधार होने लगा और ये सुधार फिर पीक पहुंचने लगा, मांग में अचानक बढ़ोतरी हो गई। तो ये वाला स्थिति जब एक बार गिर जाए और गिरने के बाद फिर ऊपर उठे, इस स्थिति को रिफ्लेशन बोला जाता है। समझ में आया दोस्तों? आगे देखिए, आगे देखिए तीसरा टर्म है, तीसरा टर्म क्या है, वो है आपके स्टैग इन्फ्लेशन। स्टैग इन्फ्लेशन का मतलब होता है समवृद्धि रहित मुद्रास्फीति। इसका जन्म कब होता है, देखिए ये दो टर्म से बना है, दो टर्म। एक होता है स्टैग इन्फ्लेशन, मतलब आपके इकोनॉमिक ग्रोथ में कुछ देखने को नहीं मिल रहा। इकोनॉमिक ग्रोथ है, आर्थिक समृद्धि है, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है मतलब जो आपके आर्थिक समृद्धि है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें कुछ भी बदलाव नहीं हो रहा है, ये बढ़ नहीं रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ, लेकिन आपके इन्फ्लेशन में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बदलाव हो रहा है, ये बढ़ रहा है और इसमें चेंज नहीं हो रहे हैं, नो चेंज। इस स्थिति को स्टैग इन्फ्लेशन बोला जाता है और ये स्थिति कब हो जाती है, जब आपकी समृद्धि एक बड़े लेवल पे आके खत्म हो जाती है, पीक पे पहुंच जाता है। दूसरा कारण ये भी होता है कि मांग आपके बढ़ नहीं रहे हैं, मांग एकदम ही खत्म है और जो मुद्रास्फीति का निर्माण हो रहा है वो मांग के चलते ना होकर किसके चलते हो रहे हैं, वो दो चीजों के चलते हो रहे हैं, लागत के चलते हो रहे हैं और दूसरा संरचनात्मक कालाबाजारी, ये जमाखोरी, इनके चलते मुद्रास्फीति का निर्माण हो रहा है। उस स्थिति को क्या बोलेंगे, स्टैग इन्फ्लेशन बोला जाता है। समझ में आया चीजें, ये समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है ना, ये होता है। आगे देखिए, आगे देखते जाइए, बड़े मजेदार है इकोनॉमिक्स, आज ही बहुत सारे चीजों को खत्म कर देंगे। अब होता है, देखिए मुद्रास्फीति को मापने का तरीका, तो भारत में मुद्रास्फीति का मापने का तरीका दो है, WPI और दूसरा है यहां पर लिख देते हैं CPI। इसमें फर्क समझिए, WPI का मतलब क्या होती है, WPI का मतलब होती है थोक मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक, और इसका मतलब होती है CPI का अर्थात क्या होता है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा, इसको वाणिज्य डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स लागू करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। देखिए ये
जो मुद्रास्फीति को हमें मापते हैं वो मापते हैं थोक बाजार पे। थोक बाजार का मतलब समझ रहे हैं, वैसी चीजें जो जैसे मॉल है जहां पर वस्तुएं बहुत सारे रखी गई है। खुदरा बाजार का मतलब होता है जो आपके गांव में, आपके जो रोड पे, आपके गली में जो खुदरा बाजार, छोटे छोटे जो दुकानें हैं वहां पर जो बेचा जाता है उसको खुदरा बाजार बोला जाता है, ठीक है ना। और दूसरा होता है WPI। WPI मतलब थोक मूल्य पे, जो थोक मूल्य पे हम मापदंड करते हैं मुद्रास्फीति को, उसको WPI बोला जाता है। और जो हमें खुदरा बाजार में हम माप करते हैं उसको CPI बोला जाता है। देखिए WPI में क्या क्या होता है, तो दो चीजों, खाली वस्तु को हम मापते हैं, खाली वस्तु को मापने का तरीका है WPI। WPI में खाली वस्तु होता है और वो वस्तु 3 प्रकार के होती हैं। देखिए वो कौन कौन सा प्रकार के, ये 3 वस्तुएं लिख लीजिए। एक होता है प्राथमिक वस्तुएं, प्राथमिक वस्तु होती है। दूसरा मैन्युफैक्चर्ड मतलब इंडस्ट्री में जो गुड्स होते हैं। और तीसरा होता है आपके फ्यूल, ईंधन, ये 3 प्रकार के क्या होते हैं, 3 प्रकार के वस्तुएं होती है। और 3 प्रकार के वस्तुएं की उसकी वैल्यू देखते हैं, उसकी मार्केट में क्या वैल्यू चल रही है और उसको एवरेज कैलकुलेट करके हम WPI निकाल देते हैं, ठीक है ना। दूसरी समय सेवा, ये सेवा इसमें ऐड नहीं होता है। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा क्या सेवा होता है क्या WPI में, तो WPI में सेवा नहीं होता है, यही इसकी प्रॉब्लम थी। और इसी को प्रॉब्लम को हटा के लाया गया था CPI। और CPI में क्या करना है, इसमें वस्तु और सेवा दोनों है, वस्तु और सेवा दोनों है। आप समझ रहे हैं, वस्तु और सेवा दोनों, CPI में दोनों चीजों ऐड होता है। अब देखिए पहले क्या होता था ना, जो CPI के जो चीजें थी वो 4 तरीके से मापदंड हुआ करता था बहुत पहले। वो क्या था, तो एक बोला जाता था CPI फॉर इंडस्ट्रियल लेबर, दूसरा CPI फॉर एग्रीकल्चर लेबर, तीसरा CPI फॉर रूरल लेबर, और चौथा होता था CPI फॉर अर्बन नॉन मैनुअल लेबर। अभी समझा देता हूं। देखिए पहले ना ये 4 तरीके की CPI में मापदंड हुआ करता था। CPI फॉर इंडस्ट्रियल लेबर, जो उद्योग में काम कर रहे थे उनके आधार पर कि उनकी जीवन क्या है, वो कितना रुपया खर्च करते हैं, उसके आधार पर CPI को मापा जाता था। दूसरा CPI फॉर एग्रीकल्चर लेबर, जो कृषि में लोग थे, श्रमिक है, उसके आधार पर मापदंड हुआ करती थी। तीसरा है जो ग्रामीण के हैं वो उनके आधार पर मापदंड होती थी। और चौथा है कि CPI फॉर अर्बन नॉन मैनुअल लेबर, जो अर्बन में वो लोग जो लेबर है, लेबर क्लास है, उनके जीवन में वो कितने खर्च करते हैं उसके आधार पर CPI मापा जाता था। पहले ऐसा होता था, समझ में आया चीजें। तो देखिए शुरू में इन तीनों को या इंडस्ट्रियल लेबर, एग्रीकल्चर और रूरल को लेबर ब्यूरो जो था वो क्या करता था, इसके डेटा को पब्लिश कराता था। इसकी डेटा को पब्लिश कराने का इन तीनों का, एग्रीकल्चर लेबर, इंडस्ट्रियल लेबर, एग्रीकल्चर लेबर और रूरल, औद्योगिक श्रमिक, कृषि श्रमिक और ग्रामीण श्रमिक, इन तीनों की लिख लीजिए। इन तीनों को लेबर ब्यूरो पब्लिश करता था। और आखिरी में जो आखिरी बचा है उसको CSO डिपार्टमेंट, सांख्यिकी डिपार्टमेंट क्या करता था, इसके डेटा को पब्लिश कराता था, ठीक है। ये आगे चल के CPI जो हो गया है वो अब इस समय बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। CPI का प्रयोग बहुत ज्यादा हो रहा है। तो अब CPI में आजकल कितने हैं, यदि आजकल आपसे पूछे तो CPI कितने प्रकार के हैं, तो CPI में 3 प्रकार के हैं। एक है CPI रूरल,
मतलब ग्रामीण, ग्रामीण। दूसरा है सीपीआई अर्बन, का मतलब होता है शहरी, शहरी। और तीसरा होता है सीपीआई कंबाइंड, दोनों को मिला के सीपीआई कंबाइंड। आजकल ये तीन हो गए हैं, अब ये तीन का ही प्रयोग होता है, समझ में आया? ठीक है ना, इन तीनों का। इसमें से क्वेश्चन पूछ देता है मनरेगा, मनरेगा में जो आपके जो मिलता है वो किसके आधार पर मिलता है? तो रूरल के आधार पर मिलता है, समझ में आया? तो आजकल हो गए हैं आपके रूरल, अर्बन और कंबाइंड। मतलब गांवों में क्या है? मुद्रास्फीति। शहर में क्या है? मुद्रास्फीति। और इन दोनों को मिला के मुद्रास्फीति क्या किया जाए, कितना बनता है, उसके आधार पे मुद्रास्फीति को क्या किया जाता है? मापदंड की जाती है। समझ में आया दोस्तों? समझ में आ रहा है कि नहीं? हाजी, देखते हैं भाई ऑनलाइन क्या चल रहा है, लोग पढ़ रहे हैं कि क्या कर रहे हैं भाई। ऑनलाइन क्लासेस जोड़ते रहिए। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहे हैं आपके, इतने महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहे हैं कि मैं क्या बताऊं। ये चीजें आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा, ये एकदम ही देखने को नहीं मिलेगा। आप किताबें पढ़ते जाएंगे, चीजें समझ में नहीं आएगी। आर्थिक के जल्दी समझ में नहीं आता है, चीजें आपको समझना होगा। ये चीजें आप इसको समझिए, समझेंगे तभी होगा। आप इसको समझना। देखिए आपका टाइम बर्बाद नहीं हो रहा है, इस चीजें बहुत सारे चीजें को, ये चीजें जो है जल्दी मिलती नहीं है, आसानों से, आसानी से मिलती नहीं है। आगे देखिए मौद्रिक नीतियां, मौद्रिक मौद्रिक नीतियां, इसको देखिए भाई। नीतियां आप थोड़ा ऑनलाइन आते रहिए, हम लोगों का भी लगेगा। आप किताबों से पढ़ते रहेंगे, क्वेश्चन नहीं बनेंगे। इसमें इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, इकोनॉमिक्स के बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। आप विश्वास नहीं करोगे, इतने क्वेश्चन आ रहे हैं। और इसलिए आ रहे हैं कि अच्छे लड़के मिल सके। पहले इकोनॉमिक्स नहीं पूछा जाता था, लेकिन इस समय पहले से ऐसा आपको लग रहा है कि चलन है 5 बार, इस बार देख लीजिए 10-15 से कम इकोनॉमिक्स नहीं होंगे। जब आप फंडामेंटल को नहीं समझेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो देखिए मौद्रिक नीतियां क्या होती है? मौद्रिक नीतियां होती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, महंगाई को कंट्रोल करना को। देखिए मौद्रिक नीतियां का कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक, मतलब आरबीआई। आरबीआई और आरबीआई का एक समिति है जिसको मौद्रिक समिति बोला जाता है, जिसके 6 मेंबर होते हैं। 6 मेंबर गवर्नर को लेकर, गवर्नर को लेकर 6 मेंबर होते हैं। और इस 6 मेंबर में से 3 मेंबर जो होते हैं, वो 3 मेंबर सदस्य जो होते हैं वो किसके होते हैं? आरबीआई के, आरबीआई के। और 3 मेंबर जो होते हैं वो गवर्नमेंट का, सरकार का, सरकार का। तो एक मौद्रिक नीतियां तय करती है। मौद्रिक नीतियां का मतलब मैं समझाता हूं। तो देखिए मौद्रिक नीतियां में 3 होती है, 3 चीजें। आरबीआई क्या करती है? इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति को कंट्रोल करती है। मुद्रास्फीति को क्या करती है? कंट्रोल करती है, कंट्रोल। दूसरा काम क्या होती है? आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ को बरकरार रखती है, इकोनॉमिक ग्रोथ को, इकोनॉमिक ग्रोथ को। और तीसरा है जो डॉलर और रुपए के बीच में बैलेंस कैसे बनाया जाए, बैलेंस। डॉलर और रुपए के बीच में एक्सचेंज रेट जो होती है, विनिमय दर जो होता है, उसको बैलेंस करने का काम क्या होती है? मौद्रिक नीतियां होती है। मौद्रिक नीतियां कौन तय करता है? तो समिति करती है, समिति करती है। और वो समिति में कितने मेंबर होते हैं? 6 मेंबर होते हैं। 6 मेंबर में गवर्नर भी होता है। गवर्नर में से 3 जो मेंबर होते हैं वो आरबीआई के होते हैं, और 3 मेंबर होते हैं वो सरकार के होते हैं। 5 मेंबर होते हैं वो डिसाइड करते हैं
यदि आपस में भिड़ गए तो उसका फाइनल गवर्नर का होता है। इसकी पावर, इसकी शक्ति ज्यादा है। समझ में आ रहा है ये चीजें? आ रहा है कि नहीं? आ रहा है कि नहीं? आ रहा है कि नहीं? क्या हम ऐसे बोलते जा रहे हैं? हाँ, कोई आ ही नहीं रहा है क्या भाई? ऑनलाइन आते रहो, समझते रहो ढंग से। इकोनॉमिक्स आपको समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन भी पूछ सकते हो ऑनलाइन। क्वेश्चन पूछोगे तो और बेहतर होगा। इकोनॉमिक्स को समझना बहुत जरूरी चीज है। आप इकोनॉमिक्स नहीं समझोगे तो कुछ नहीं होगा। अब देखिए मौद्रिक नीतियां, अब देखिए मौद्रिक नीतियां जब तय करती है आरबीआई, मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीतियां तय करती है, तो इसके दो उपकरण हैं। एक होता है क्वांटिटेटिव, एक होता है क्वालिटेटिव। अब देखिए जो होती है आपके मात्रात्मक क्वांटिटेटिव टूल्स जो होती हैं वो क्या क्या होती हैं, बहुत जरूरी है यहां समझना। CRR, कैश रिजर्व रेशियो। दूसरा होता है SLR, कैश रिजर्व रेशियो का मतलब आप लोग पढ़ नहीं रहे। नगद आरक्षी अनुपात। दूसरा होता है SLR को क्या बोला जाता है? संबंधित तरलता अनुपात। तीसरा होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुली बाजार की प्रक्रिया, खुली बाजार की प्रक्रिया। और चौथा होता है रेपो रेट। और पांचवा होता है रिवर्स रेपो रेट। इसको समझिए, आपको समझेंगे। एक एक चीज इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा, मैं आपको बता रहा हूं, इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा। ऑनलाइन बोलते रहो भाई, क्वेश्चन पूछते रहो। कहां गए? क्वेश्चन पूछते रहो आप लोग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताते रहो। देखिए क्या होता है जब मौद्रिक नीतियां तय करती है तो 4 चीजें होती है, 5 चीजें, जिससे क्या होती है, मुद्रास्फीति को कंट्रोल करती है। मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने का आरबीआई का उपकरण है ये। वो उपकरण कौन कौन सा है? CRR, SLR, ओपन मार्केट ऑपरेशन, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, ये उपकरण है। तो CRR क्या होता है? नगद आरक्षी अनुपात क्या होती है? अभी नहीं समझे तो कभी नहीं समझोगे। आप रटते रहिए, नहीं समझ में आएगा तो इसलिए वीडियो को देखते रहिए, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। नहीं करेंगे, सारे सब्जेक्ट लोग पढ़ा देते हैं, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाने आता है। दोस्तों आप देख लीजिए, वीडियो से कंपेयर कर लीजिए। आप आगे जाके आप जाइए और अलग अलग वीडियो से कंपेयर करिए, आपको समझ में आ जाएगी कि क्या इकोनॉमिक्स इतना आसान है और मार्क्स बहुत अच्छे मिलते हैं। आप लगे रहेंगे तो मार्क्स अच्छे मिलेंगे। देखिए CRR, कैश रिजर्व रेशियो, क्या होता है? CRR का मतलब होता है कि इसमें जो बैंक है, कौन बैंक है? एक काम करती है आरबीआई और दूसरा काम करती है बैंक काम करते हैं। ये दोनों के बीच का ये मामला है। तो CRR में जो आरबीआई है वो बैंकों से ये कहती है कि जितने आपके जमा राशि है, NDTL बोला जाता है,
NDTL आपके जमा राशि के 4.5%, 4% बैंकों से ये कहती है कि मेरे पास जमा करो। उसको CRR क्या होता है, क्या इसको CRR बोला जाएगा। CRR बोला जाएगा। समझ में आया? देखिए इसको CRR SLR समझ लीजिए, नहीं समझ में आता है। CRR में क्या होता है, RBI बैंक से कहती है कि अपने जमा राशि के 4.5% मेरे पास रख दो। किसके पास रख दो? देखिए मैं ढंग से समझाता हूं, एक एक करके जो पढ़ने वाले हैं उनको समझ में आएगी। CRR में क्या होता है, RBI बैंक से कहती है कि बैंक आपके जितने भी जमा राशि है उस जमा राशि के 4.5% मेरे पास रख दो। यदि मुद्रास्फीति कंट्रोल करने हैं तो इसका उपकरण है। इसके पीछे वाले वीडियो में देखिए हमने बताया था, CRR का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षी। आपने पूरा वीडियो आप अभी ज्वाइन किए हैं, इसीलिए आप शुरू से ज्वाइन करेंगे तो इकोनॉमिक्स समझ में आती है। दोस्तों ये बहुत जरूरी चीज होती है। नहीं समझ, आप आ गए ना बीच में, देखिए आपको नहीं समझ में आया तो धर्मेंद्र जी, किसने पूछा है? धर्मेंद्र जी, मैं आपको बता रहा हूं, इसीलिए सबसे पहले ही मैंने आपको बताया है कि इन सबका फुल फॉर्म आर्य जी आपको मैंने बताया है। क्या है ये? CRR का मतलब होता है नगद आरक्षी अनुपात। SLR का क्या मतलब होता है? संबंधित तरलता अनुपात। ओपन मार्केट ऑपरेशन को खुली बाजार की प्रक्रिया ये बोला जाता है। पहले इसलिए बताया, अब इसको मैं इधर एक्सप्लेन कर रहा हूं, अब इसको परिभाषित कर रहा हूं कि ये होता क्या है। तो नगद आरक्षी अनुपात क्या होती है? CRR। तो CRR क्या होती है? इसमें RBI और बैंक का, देखिए ये है क्या CRR SLR? ये है कि मुद्रास्फीति को, महंगाई को कम करने का उपकरण है जो RBI लागू करती है। मुद्रास्फीति को कैसे कम किया जाए, महंगाई को कैसे, महंगाई ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं तो RBI क्या करती है? मुद्रास्फीति को कम करती है। अब उसके लिए इसके उपकरण है, CRR उसके उपकरण है। तो CRR में वो क्या करती है? RBI बैंकों से कहती है कि जो आपके जमा राशि है, जो आपके जमा राशि है, उस जमा राशि के 4.5% किसके पास रखना है? RBI के पास। 4.5% रख देना है। बैंक सारे के सारे जितने भी बैंक है, अनुसूची बैंक, वो अपने जमा राशि के 4.5% RBI के पास रखेंगे और वो 4.5% पैसे का प्रयोग ना ही बैंक करेगी ना ही RBI करेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि वो 4.5% मतलब 100 रुपये के 4.5 रुपये RBI के पास चला गया। अब उसका प्रयोग ना RBI कर रही है ना बैंक कर रहे हैं। इसका मतलब होगा क्या कि वो पैसा धरे के धरे रह जाएगा, उसका प्रयोग ही नहीं होगा। अब मान लो CRR को बढ़ा देता है, CRR को बढ़ा देता है, इसके रेट को 4.5% से 6% कर देता है। अब क्या होगा? RBI को पहले, बैंकों को पहले 4.5% रखना पड़ रहा था, अब कितना परसेंट रखना पड़ेगा? 6% रखना पड़ेगा। यदि 6% बैंक RBI के पास अपने पैसे रखेंगे तो बैंकों के पास पैसा कम बचेगा। जब बैंकों के पास पैसा कम बचेगा तो बैंक क्या करेंगे? लोन आसानी से नहीं दे पाएंगे, और लोन जब आसानी से नहीं दे पाएंगे वो अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट, दर को बढ़ाएंगे, तो लोग लोन आसानी से नहीं लेंगे, और जब लोग लोन नहीं लेंगे तो लोगों के पास पैसा नहीं पहुंचेगा, और लोगों के पास पैसा नहीं पहुंचेगा तो मांग नहीं बढ़ेगी।
मांग नहीं बढ़ेगी, और जब मांग नहीं बढ़ेगी तो मुद्रास्फीति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मुद्रास्फीति आपके कम हो जाएगी, मुद्रास्फीति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, घटना प्रारंभ कर देगा। ये उपकरण है, समझ में आया चीजें। दूसरा समझिए, दूसरा ये है CRR, दूसरा है SLR। SLR देखिए, SLR में क्या होता है, SLR में RBI, ये देखो दोनों RBI और बैंक का मामला है, समझ लो। ये जितने भी उपकरण है RBI और बैंक के बीच का है, क्योंकि बैंकों से ही पैसे लेना देना कम करवानी होती है RBI को। बैंक को ही रेगुलेट करती है, अथॉरिटी है ना, इसके ऊपर बैठी हुई है। जैसे हम लोग, हमारे ऊपर पिताजी, तो सारे बैंकों के पिताजी है RBI। अब देखिए SLR में क्या कहती है, SLR में ये कहती है कि देखो, बैंकों से ये कहती है कि जितने पैसे तुम्हारे पास है जमा राशि, जितने जमा राशि है, मतलब NDTL, उसके 18% अब मेरे पास नहीं रखना है, तुम खुद के पास रख लो। मतलब 18% किसके पास रहेगा, बैंक्स के पास। बैंक्स के पास 18% रहेगा, बैंक्स के पास 18% रहेगा। लेकिन इसमें कुछ छूट देती है, और वो छूट क्या देती है, जो 18% रखना है वो 3 रूप में रखना है। वो 3 रूप क्या है, तो 18% पहले रखना है गोल्ड के रूप में, सोना के रूप में। दूसरा आपके गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट GS लिख देता हूं, मतलब सरकारी प्रतिभूतियां, सरकारी प्रतिभूतियां। और तीसरा किसके फॉर्म में रखा जाएगा, तो तीसरा फॉर्म में रखा जाएगा कैश के रूप में, नगद के रूप में, कैश के रूप में, नगद के रूप में। तो आपको पूछना चाहिए सर सरकारी प्रतिभूतियां क्या होती है, सोना तो आप समझते ही हैं, नगद तो आप समझते ही हैं, तो ये सरकारी प्रतिभूतियां क्या होती है। तो देखिए सरकारी प्रतिभूतियां कुछ नहीं है, सरकार सर्टिफिकेट देती है RBI को, और वो कहती है हमारे लिए ऋण उत्पन्न करो। समझ में आए, लोन लेने की व्यवस्था है सरकारी प्रतिभूतियां। तो SLR में क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, SLR में RBI बैंकों से ये कहती है कि अपने जमा राशि के 18% अपने पास रखो, और वो अपने पास कितने रूप में रखनी है, तो सोना के रूप में, गवर्नमेंट से सरकारी प्रतिभूतियां के रूप में, और तीसरा नगद के रूप में रखनी होती है। अब इससे होगा क्या मुद्रास्फीति में, तो मान लो कि इसके रेट को बढ़ा दे, 18% से 22% कर दे, तो अपने जमा राशि के 22% अपने पास रखना होगा। तो इससे क्या होगा कि नगद के रूप में रखी गई पैसा, जो नगद के रूप में रख रहे हैं, वो पैसा लोन देने के लिए नहीं रहेगा। जब लोन देने के लिए नहीं रहेगा तो लोन आसानी से मिलेगी नहीं। समझ में आ रहा है, लोन क्या होगा, आसानी से मिलेगी नहीं, और जब लोन आसानी से मिलेगी नहीं तो मुद्रास्फीति नियंत्रण में हो जाएगा, क्योंकि मांग बढ़ेगी नहीं, मांग बढ़ेगी नहीं, और मांग जब बढ़ेगी नहीं तो मुद्रास्फीति बढ़ेगी नहीं। तो दूसरा उपकरण है ये, उपकरण किसका उपकरण है ये, RBI का दूसरा उपकरण है। समझ में आ रहा है क्या एक चीज, आप वीडियो को रिवर्स करके देखिएगा जीरो से, आपको एकदम ही इकोनॉमिक्स ऐसा हलवा हो जाएगा, हलवा इकोनॉमिक्स। क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होंगे जीवन में, आप एग्जाम कोई भी देते रहिए। आगे देखिए, तीसरा है ओपन मार्केट ऑपरेशन, तीसरा है ओपन मार्केट ऑपरेशन, मतलब खुली बाजार
की प्रक्रिया प्रक्रिया खुली बाजार की प्रक्रिया में क्या होता है? देखिए आपने शेयर मार्केट देखा होगा, तो क्या होता है ना कि शेयर की खरीद बिक्री होती है। कहाँ खरीद बिक्री होती है? सेंसेक्स पे। सेंसेक्स समझते हैं? सेंसेक्स पे, स्टॉक एक्सचेंज। वैसे ही यहां पर सरकारी प्रतिभूतियों का खरीद बिक्री होती है और उसका अलग प्लेटफॉर्म है जिसको ई कुबेर बोला जाता है। ई कुबेर। ई कुबेर है एक स्टॉक मार्केट एक्सचेंज की तरह है जहां पर सरकारी प्रतिभूतियां जो है, सरकारी प्रतिभूतियां की क्या होती है? खरीद बिक्री होती है। मतलब आरबीआई को पैसे चाहिए। आरबीआई को क्यों पैसे चाहिए? आरबीआई ट्रस्ट है, अपने लिए पैसे नहीं प्रयोग करती है। आरबीआई सरकार को पैसे चाहिए तो आरबीआई लेकर आती है। तो आरबीआई को लोन यदि लेना होता है तो खुली बाजार की प्रक्रिया में क्या करती है? वो अपनी सरकारी प्रतिभूतियों को बेच देती है और बैंकों से पैसे ले लेती है। जो खरीदेगा वो पैसे देगा। और यदि आरबीआई को पैसे देना होता है, उसके पास ज्यादा पैसे हो गया है, सरकार भी नहीं ले रहा तो लेकर के रखे, करेगा क्या? तो वो क्या करेगा? प्रतिभूतियां खरीदने लगता है। मतलब लोन देने लगेगा, पैसा बैंक के पास जाने लगेगा। और जब पैसा बैंक के पास जाने लगेगा, समझिएगा, तो पैसा बैंक क्या करेगी? बैंकों के लिए प्रॉफिट है। क्या प्रॉफिट है? लोन देना। जब बैंकों के पास पैसे रहेगा तो लोन आसानी से देंगे, और यदि लोन आसानी से देंगे तो तरलता बढ़ेगी मार्केट में। तरलता समझ रहे हैं? पैसा जाएगा मार्केट में, बाजार में। जब पैसा जाएगा तो मांग बढ़ेगी तो मुद्रास्फीति का जन्म होगा, उससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। और यदि मुद्रास्फीति ज्यादा हो गया तो उल्टा काम प्रारंभ हो जाएगा। आरबीआई क्या करने लगेगी? पैसा लेने लगेगी। मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है उसको बेचने लगेगी। तो बैंकों के पास पैसा कम बचेगा, और बैंकों के पास पैसा कम बचेगा तो क्या करेंगे? लोन आसानी से नहीं देंगे। लोन आसानी से नहीं देंगे तो क्या होगा? डिमांड नहीं बढ़ेगा, मुद्रास्फीति कंट्रोल हो जाएगी। तीसरा देखिए, चौथा, रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट क्या होती है? तीसरा चीज है रेपो रेट। रेपो रेट, इसको रीपरचेजिंग एग्रीमेंट बोला जाता है। रीपरचेजिंग एग्रीमेंट। हिंदी में समझा देता हूं, डरना नहीं है। देखिए, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को साथ में समझते हैं, तब जाके मजा आएगी। रिवर्स रेपो रेट, देखिए रीपरचेजिंग एग्रीमेंट। रीपरचेजिंग का मतलब वापस लेना। इसका मतलब क्या कह रहा है? मैं सरकारी प्रतिभूतियां दूंगा फिर वापस लूंगा। रीपरचेजिंग वापस लेने का ये एग्रीमेंट है। अब देखो, रेपो रेट में क्या होता है ना, कम समय के लिए पैसे का लेन देन होता है। और कम समय का मतलब क्या होती है? कम समय का मतलब क्या होती है? 7 दिन, 21 दिन, 90 दिन, 91 दिन, इसको कम समय बोला जाता है। 365 दिन से ज्यादा को ज्यादा समय बोला जाता है दोस्तों। ये बॉन्ड होती है। और 365 दिन से कम बिल होती है। सरकारी प्रतिभूतियां दो रूपों में काम करती है। सरकारी, देखिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटी दो रूपों में, एक होता है बिल और दूसरा होता है बॉन्ड। बिल का मतलब होता है 365 दिन से कम के लोन को बिल बोला जाता है, और 365 दिन के बाद के लोन को क्या कहा जाता है? बॉन्ड कहा जाता है। बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड, समझ में आया? तो ये दोनों के दोनों होते हैं कम समय के लोन लेने के लिए। 7 दिन के, 1 दिन के, 21 दिन के, 91 दिन के, ऐसे यदि लोन लेना है आरबीआई को बैंक से या बैंक को आरबीआई से, दोनों होता है।
जब बैंकों को लेना होता है आरबीआई से तो उसको रेपो रेट बोला जाता है। मतलब यहां बैंक लोन लेते हैं, बैंक लोन लेते हैं, ऐसे रखो। और जब आरबीआई को लोन लेना होता है तो वो रिवर्स रेपो रेट से लेती है। आरबीआई यहां पर क्या करेगी, लोन लेगी, यहां पर आरबीआई लोन लेगी। अब देखिए इसके देखोगे ना, हरदम देखोगे ध्यान से, दोनों को मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों का अलग अलग होता है। इसका होता है अभी चल रहा है 6.5% और इसका 3.35%। इससे आपको समझ में आया, इसका मतलब आरबीआई ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन बैंकों को देती है और जब खरीदती है तो कम दाम में खरीदती है। और इन दोनों का बीच का जो प्रॉफिट है यही आरबीआई का प्रॉफिट है। ये इस प्रक्रिया में जो पैसे बचते हैं वो आरबीआई का प्रॉफिट है। दोस्तों एक चीज बता देते हैं, आरबीआई जो है वो ट्रस्ट है, नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करती है। आरबीआई कभी प्रॉफिट एंड लॉस पे काम नहीं करती। ये संस्थाएं हैं जो सरकार के लिए ऋण प्राप्त करती है, बैंकों के लिए बैंक का काम करती है। समझ में आए चीजें, समझ में आ रहा है? हाँ, आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ये देखिए बहुत अच्छा सेशन जाने वाला है दोस्तों, बताते रहिए समझ में आ रहा है कि नहीं ऑनलाइन, मैं देख रहा हूं। अब देखिए आगे, ये चीजें समझ में आए, चीजें समझ में आ रहा है कि नहीं? कैश रिजर्व रेशियो, ओपन मार्केट ऑपरेशन, सब चीजें क्या होती है, क्या चीजें होती है, चीजें समझ में आ रहा है? अब देखिए जो मेन चीजें मैं वही पढ़ा रहा हूं, जो चीजें आ सकता है मैं फालतू की चीजें भी पढ़ाने के, क्योंकि लंबा है इकोनॉमिक्स, जितना हो सके जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वही चीजें मैं बताना चाह रहा हूं आपको। अब देखिए आगे, क्या लाइन भाई जोड़ते रहो जरा, देखो बैंकिंग व्यवस्था आपको समझा रहा हूं, बैंकिंग व्यवस्था। अब बताइए भारत के बैंकिंग व्यवस्था, भारत के अगला चैप्टर है भारत के बैंकिंग व्यवस्था, भारत के बैंकिंग व्यवस्था, भारत में कैसे बैंक काम करती है, जरा अगला चैप्टर पे ध्यान दीजिएगा। ये सब है आने वाली चीज है पेपरों में, अभी नहीं पढ़े तो कभी नहीं पढ़े, समझ में आया? अब देखिए आरबीआई का गठन कब होता है, कब हुआ है भाई? आरबीआई का गठन बोलते रहो, जो भी ऑनलाइन है उसको बोलते रहिए, आपको याद है कि नहीं, हम देखना चाहते हैं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आरबीआई का गठन 1935 में हुआ था। कौन सा एक्ट से हुआ था? कौन सा एक्ट से हुआ था, कोई बता सकता है क्या? आरबीआई का गठन कौन सा एक्ट से हुआ था? हाँ, वो हुआ था 1934 के एक्ट से, 1934 के एक्ट से आरबीआई का गठन हुआ था। वो 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई का गठन हुआ था और उसको राष्ट्रीयकरण किया गया 1949 में। आरबीआई को 1949 में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इसकी गठन कब हुई? 1935 में, 1934 के एक्ट से, ठीक है। और उसको 1949 में क्या कर दिया गया? राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। आरबीआई का पहला गवर्नर कौन था? आरबीआई का पहला गवर्नर बताइए, बता सकते हैं क्या? आरबीआई का पहला गवर्नर एसबॉर्न स्मिथ, और आरबीआई का पहला भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख।
सीडी देशमुख थे। आरबीआई में आपको याद करके रखना है, आरबीआई का गठन कब हुआ था? 1934 में, 1935 में। कौन सी एक्ट से? 1934 के एक्ट से। राष्ट्रीयकरण इसका कब किया गया था? वो 1949 में। इसके दो गवर्नर, पहला गवर्नर जो हुए ओस्मान स्मिथ हुए और दूसरा भारतीय गवर्नर जो थे, भारतीय गवर्नर, पहला भारतीय गवर्नर जो सीडी देशमुख थे। सीडी देशमुख थे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखिए आरबीआई की जिम्मेदारी, आरबीआई की जिम्मेदारी क्या है? हम बोलेंगे आरबीआई की जिम्मेदारी। आरबीआई क्या काम करती है? क्या करती है? आरबीआई का क्या काम है? पहला काम है ये सरकार के लिए लोन मतलब ऋण प्रदान करवाती है, प्रदान करवाती है। दूसरा क्या करती है? ये बैंकों के लिए, बैंक्स के लिए बैंक है, उनके बैंकों के लिए काम करती है। बैंकों का बैंक है। आदमी का बैंक कौन है? जैसे पीएनबी है, एसबीआई है, ये हमारे बैंक है। लेकिन एसबीआई, पीएनबी ये पैसे कहां रखते हैं? तो ये पैसे आपके यही रखते हैं। समझ में आया? तीसरा चीज है ये बैंक को खोलने की प्रक्रिया। जो बैंक है, जो खुलवाना है, खुलवाने की प्रक्रिया को नियंत्रण करती है, नियंत्रण करती है। का मतलब क्या होती है? जो लाइसेंस मिलते हैं बैंकों को, वो आरबीआई ही लाइसेंस देती है। ऐसे लाइसेंस नहीं मिलते हैं, आरबीआई ही लाइसेंस देगी। ठीक है? उसके मौद्रिक नीतियां तय करती है। अभी हमने मौद्रिक नीतियां देखा, मौद्रिक नीतियां तय करती है, नीतियां तय करती है आरबीआई। तो आरबीआई का प्रमुख काम यह है, सरकार के लिए लोन प्रदान करवाना। दूसरा कार्य क्या है? बैंकों के लिए बैंक का कार्य करना। हमारे लिए बैंक पीएनबी, एसबीआई है और इनका बैंक कौन सी है? वो आरबीआई है। दूसरा, जो बैंक खुलते हैं उसको लाइसेंस दिलवाने का काम किसका है? इसका है, आरबीआई का काम है। और चौथा है मौद्रिक नीतियां तय करनी है। तो ये महंगाई को कम करना है, तो इसका काम किसका है? आरबीआई का है। नोट छापती है, नोट भी, करेंसी भी, नोट छापने का भी कंट्रोल इसके अंदर आरबीआई करती है। समझ में आया? अब देखिए, जो नोट छापने का तरीका होता है वो दो तरीके से होती है। नोट छापा जाता है ना भाई, तो नोट कैसे छापा जाता है, इसकी प्रक्रिया क्या होती है, इसको हमें समझना होगा। कैसे? अपने मनमर्जी से कोई नोट नहीं छापा जाता है। तो दो तरीके की प्रक्रिया होती है, विश्व में चलता है। एक को बोला जाता है न्यूनतम आरक्षी प्रणाली। दूसरा होता है अनुपाती आरक्षी प्रणाली। ये दो तरीके की नोट छापने की प्रक्रिया है। नोट दो तरीके से छापा जाता है। एक न्यूनतम आरक्षी प्रणाली, ये हमारे देश में होता है। जो भी विकासशील देश है इस प्रक्रिया से नोट छापते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें पहले वाला में क्या होता है? 200 करोड़ के सोने और एसडीआर के रूप में जो हार्ड करेंसी है उसके रूप में रखा जाता है। समझ में आया? इसमें से 115 करोड़ रुपया सोना के रूप में रखा जाता है। दूसरा, बाकी कितने बचे? 85। तो 85 करोड़ रुपया ये रखा जाता है हार्ड करेंसी। अब हार्ड करेंसी क्या होता है? आप कहेंगे सर हार्ड करेंसी क्या होता है?
तो हार्ड करेंसी वही होता है, जैसे आपने डॉलर देखा ना, डॉलर, पाउंड, जिससे व्यापार होती है विदेश से हमारे, हम बोलते नहीं हमारे पास इतना विदेशी मुद्रा है। विदेशी मुद्रा किस रूप में होता है? डॉलर के रूप में, पाउंड के रूप में, उसको हार्ड करेंसी बोला जाता है। और ये आईएमएफ इसको कौन करता है? आईएमएफ रेगुलेट करता है हार्ड करेंसी को। ये 85 करोड़, जब भी आपको नोट छापनी होती है भारत में, तो नोट छापने की प्रक्रिया में भारत में क्या होता है? न्यूनतम आरक्षित प्रणाली होती है, और इसके तहत क्या होता है? 200 करोड़ रुपए का दो चीजें रखा जाता है। एक से 15 करोड़ का सोना रखा जाता है जिसको गोल्ड बोला जाता है, और दूसरा 85 करोड़ का क्या रखा जाता है? हार्ड करेंसी। हार्ड करेंसी किस रूप में? किस रूप में है दोस्तों? वो हार्ड करेंसी मतलब डॉलर, पाउंड और इसके रूप में। समझ में आए? करेंसी नोट भारत में कहां कहां छापा जाता है? करेंसी नोट भारत में कहां कहां छापा जाता है? तो 4 जगह है, देखिए याद रखिए। देवास, दूसरा नासिक, तीसरा साल बोनी, और चौथा मैसूर। 4 जगह पे करेंसी नोट, जो नोट होती है वो छापी जाती है। और सिक्के कहां छापे जाते हैं? यहां है सिक्के। सिक्के भी याद रखिए 4 जगह पे। वो कहां? नोएडा, नोएडा पहला, दूसरा कलकत्ता, कोलकाता, तीसरा मुंबई, मुंबई, और चौथा हैदराबाद, हैदराबाद। ये याद रखिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 4 जगह पे करेंसी नोट छापने की, रुपए की छापने की कहां पर है? वो है देवास में। कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश, नासिक, महाराष्ट्र, सालाबोनी और मैसूर। 4 जगह पे सिक्के होते हैं, छापे जाते हैं, सिक्के बनाया जाता है। वो नोएडा, कोलकाता, मुंबई और हैदराबाद। इसको रखिए याद, यहां से क्वेश्चन आई जाते हैं। इसको ध्यान से देखते रहिए, इसको ध्यान से देखते रहिए। और हम बैंकों के बारे में समझते हैं। तो देखिए भारत में बैंकों का इतिहास देखते हैं। इतिहास बैंकों का क्या है? पहला बैंक जो बना था वो बैंक ऑफ हिंदुस्तान बना था। बैंक ऑफ हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। ये कब बना था? 1770 में। 1770 में। इसको बनाने वाला कौन था? अलेक्जेंडर एंड कंपनी। बाद में ये दिवालिया हो गई थी, बाद में ये दिवालिया हो गई थी। समझ में आ रहा है? अलेक्जेंडर एंड कंपनी, मैं देख रहा हूं ऑनलाइन। अरे कुछ बोलते रहो भाई, बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। ठीक है। अब उसके बाद दूसरा 1806 में गठन हुआ था। किसका गठन हुआ था? बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ कोलकाता, कोलकाता। इसका बाद में नाम चेंज हो गया था, याद रखिएगा। 1809 में इसको बैंक ऑफ बंगाल बोलने गया, बैंक ऑफ बंगाल। समझ में आया? तीसरा गठन 1840, वो हुआ बैंक ऑफ बॉम्बे, बॉम्बे। और 1843 में गठन हुआ बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ मद्रास, मद्रास। समझ में आ रहा है? ये देखिए ध्यान से, ये तीनों बैंक जो थे आगे चल के 1921 में इंपेरिकल बैंक ऑफ इंडिया कहा गया। इसको क्या कहा गया? इंपेरिकल बैंक ऑफ इंडिया। और 1955 में
1955 में यहीं से एसबीआई का गठन हुआ। ध्यान से देखिएगा, 3 बैंक हुए 1806 में, जो 1809 में बैंक ऑफ बंगाल बोला गया, 1840 में बैंक ऑफ बम्बे बोला गया, 1843 में बैंक ऑफ मद्रास, और ये तीनों बैंक मिला के 1921 में इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया का निर्माण कराया गया। और उसके बाद ये बैंक नेशनलाइज हुआ, राष्ट्रीयकरण हुई 1955 में। वही आपके एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। समझ में आ रहा है इतिहास, बैंकों का इतिहास? हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलते रहिए। वैसे ही 1854 में पीएनबी बनी हमारी। पीएनबी ये पहली शाखा थी, पीएनबी याद रखिएगा, जिसमें निवेश केवल भारतीयों का था। निवेश जो था, निवेश खाली भारतीयों का था, भारतीयों का। मतलब एक तरीके से पहली भारतीय बैंक जो बनी वो पीएनबी बनी। और वो कब बनी? 1800 गलत, 1894, 1800 ये है 1894, ठीक है ना? 1894 में पीएनबी पहली बैंक बनी हमारी, जो कि भारतीय निवेश था खाली। समझ में आया? ये है आपके बैंक जो आजादी के पहले बना था। अब हम देखते हैं बैंक कितने प्रकार के होते हैं। हर चीजें नहीं पढ़ा सकते हैं, जितना हो सके 20 पेज इसको देखते जाइएगा। 20 पेज हो गए ये। अब हम इसको करेंगे डिलीट, डिलीट करके करानी पड़ेगी आपको। ये हो जाएगा। अब देखिए, आगे देखिए, बैंक कितने प्रकार के होते हैं। यहां से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, बैंक कितने प्रकार के होते हैं, बैंक कितने प्रकार के होते हैं भारत में। तो देखिए, 2 प्रकार के बैंक होते हैं। एक होता है अनुसूची बैंक, अनुसूची बैंक। दूसरा गैर अनुसूची बैंक, गैर अनुसूची बैंक। अब ये 2 तरीके के क्यों बांटा गया है? तो देखिए, अनुसूची बैंक वो होते हैं जो आरबीआई एक्ट के अनुसूची में शामिल है। इसके कहने का मतलब क्या है कि उसका लॉस होगा, वो दिवालिया होगा, तो उसको बचाने के लिए आरबीआई खड़ी रहेगी। उस बैंकों को कहा जाता है अनुसूची बैंक। अनुसूची बैंक कहा जाता है जो आरबीआई के 1934 के दूसरी अनुसूची में शामिल बैंक को अनुसूची बैंक कहा जाता है। और इसका मतलब होता है वो बैंक यदि दिवालिया हो गए तो उसको बचाने के लिए कौन आएगा? आरबीआई आएगा, आरबीआई देगा, उसको बचाने की कोशिश करेगा। अब देखिए, बैंक अनुसूची बैंक में कितने होते हैं? ये रहा अनुसूची बैंक। अनुसूची बैंक ये कितने प्रकार के होते हैं? ये भी अलग अलग तरीके के होते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, एक होता है कमर्शियल, कमर्शियल बैंक का मतलब होता है वाणिज्य बैंक। वाणिज्य बैंक 2 तरह का होता है, एक होता है पब्लिक बैंक और एक होता है प्राइवेट बैंक। ध्यान से देखिएगा। फिर होता है आरबी, ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक। ग्रामीण बैंक ये समझ में आया? तीसरा होता है कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, बैंक इसका मतलब होता है सहकारी, सहकारी बैंक। और सहकारी बैंक भी 2 तरीके के होते हैं, एक होता है राज्य सहकारी बैंक, राज्य सहकारी
बैंक, और एक होता है मल्टी स्टेट बोला जाता है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, मतलब एक से ज्यादा राज्यों में जो काम कर रही है। एक एक करके हम पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। इसी में आता है पेमेंट बैंक, पेमेंट बैंक, भुगतान बैंक, पेटीएम टाइप का पेमेंट बैंक, इसको बोलते हैं भुगतान बैंक। इसी में आता है स्मॉल फाइनेंस बैंक, छोटे बैंक जो होते हैं उसी में आते हैं। ये सब अनुसूची बैंक है, समझ में आया? अनुसूची बैंक को कमर्शियल बैंक मतलब वाणिज्य बैंक। वाणिज्य बैंक दो तरीके के होते हैं, एक सरकारी और एक निजी। ये होता है सरकारी, सरकारी, और दूसरा होता है निजी। निजी और सरकारी दो तरीके की कमर्शियल बैंक होते हैं, वाणिज्य बैंक। दूसरा होता है पेमेंट बैंक, भुगतान बैंक। फिर होता है स्मॉल फाइनेंस बैंक, लघु वित्तीय बैंक बोला जाता है। तीसरा होता है कोऑपरेटिव बैंक, पैक्स का नाम सुना होगा गांव में, पैक्स, कोऑपरेटिव सहकारी बैंक। कैसे निर्माण होता है मैं समझा रहा हूं, बने रहिए साथ में, तो सारे चीजें समझाऊंगा और एक एक चीज करके समझाऊंगा। नहीं बने रहिएगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, नहीं समझ में आएगी। इकोनॉमिक्स इतनी जल्दी से समझाने वाले कोई मिलेगा नहीं दोस्तों, ठीक है। तीसरा होता है आरआरबी, उसको बोलता है ग्रामीण बैंक बोला जाता है, ग्रामीण बैंक। अब देखिए कमर्शियल बैंक का क्या मतलब, कमर्शियल बैंक का क्या मतलब, इसका मतलब समझ लीजिए। देखिए कमर्शियल का वाणिज्य बैंक का मतलब ये होती है कि वो बैंक जो किस पे काम कर रही है, किस चीज पे काम कर रही है, खाली प्रॉफिट पे काम करती है। बड़े बड़े इंडस्ट्री के लिए, जैसे पीएनबी हो, एचडीएफसी हो, ये सारे बैंक उद्योगों के लिए काम करती है, बड़े बैंकों के लिए। बड़ा लोन देना हो तो कमर्शियल बैंक, समझ में आए? इसको वाणिज्य बैंक बोला जाता है। दूसरा होता है आरआरबी, ग्रामीण बैंक, ग्रामीण ग्रामीण बैंक। ये क्या होता है ध्यान से सुनिएगा। देखिए ग्रामीण बैंक जो गांव में होता है ना, उसका कैसे, अभी ये बहुत क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रामीण बैंक बनता कैसे है। तो देखिए ग्रामीण बनता है तीन लोगों को मिलकर। एक होता है भारत सरकार, भारत सरकार, दूसरा राज्य सरकार, और तीसरा मिल जाता है वो बैंक जो स्पॉन्सर करेंगे, बैंक्स, बैंक जो बैंक बनाएगी। तीन बंदों मिलके आरआरबी का गठन होता है, रीजनल रूरल बैंक का। अब इसकी हिस्सेदारी देखिए, सबसे ज्यादा हिस्सेदारी भारत सरकार की 50% होती है। 35% हिस्सेदारी जो बैंक बनाएगी, कौन सी बैंक बनाएगी, एसबीआई जैसे बना रही है एसबीआई, तो इसकी हिस्सेदारी कितनी होगी, 35%। और राज्य सरकार का 15%। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे बैंक है जिसको बनाने के लिए एक से ज्यादा लोगों की या संस्थाओं की जरूरत होती है। तो आप कौन सा कहेंगे, आरआरबी का गठन। और आरआरबी का गठन कौन कौन करता है, भारत सरकार, राज्य सरकार और बैंक्स, जिसकी हिस्सेदारी 50% भारत सरकार की होती है, राज्य सरकार की 15% और 35% होती है किसकी, वो होती है आपकी जो बैंक बनाएगी। आरआरबी का मुख्य काम क्या है, ग्रामीण एरिया में, ग्रामीण एरिया में और कृषि एरिया में योगदान करना। अपनी जमा राशि के 75% हिस्सा, कितने परसेंट, 75% हिस्सा ग्रामीण और कृषि कार्य में प्रयोग करती है। यह है ग्रामीण बैंक।
समझ में आ रहा है कि नहीं? ग्रामीण बैंक बनाने का काम ग्रामीण बैंक कौन बनाता है? समझ में आ रहा है? इस समय कितने ग्रामीण बैंक है? अब ये है 56। इधर लिख देता हूं, 56 ग्रामीण बैंक है और इसको भारत सरकार ने 33 लाने की कोशिश कर रही है। 33 हो जाएगी, 33 हो जाएगी। आगे देखिए, आगे देखते जाइए, देखते जाइए, मजा आएगा भी। आगे देखिए, ये हो गया। अब आया कोऑपरेटिव बैंक, सहकारी बैंक क्या होती है? सहकारी बैंक, सहकारी बैंक क्या होती है? सहकारी बैंक देखिए दो तरीके का होता है। सहकारी बैंक दो तरीके का होता है। राज्य सहकारी बैंक, कारी बैंक, और दूसरा शहरी सहकारी बैंक, शहरी सहकारी बैंक। ये राज्य सहकारी बैंक क्या होती है? ये राज्य के अंदर ही रहती है, किसी भी राज्य से बाहर काम नहीं करेगी, उसको राज्य सहकारी बैंक बोला जाता है। राज्य सहकारी बैंक में ही पैक्स आता है। ग्रामीण लेवल पे जो होता है वो पैक्स होता है। ग्रामीण में क्या होता है? पैक्स होता है आपका। पैक्स चिल्लाते रहते हैं आप लोग। पैक्स का जो होता है वो पैक्स होता है इसके अधीन, और ये शहर में होता है। शहर में इसकी स्थापना होती है सहकारी बैंक का। और सहकारी बैंक का देखो, इसमें 4-5 लोग मिलके इस बैंक का निर्माण करते हैं। बहुत सारे हिस्सेदारियां होती है सहकारी बैंक का। समझ में आया ना? पैक्स का तो गांव लेवल पे चुनाव भी होता है, और बिहार में मंडी की तरह भी यूज कर रहे हैं। मतलब ये क्या करेगी? आजकल गांवों से जो धान चावल है इसको भी स्टोर करने की पैक्स को दिया गया है। शहरी सहकारी बैंक एक राज्य से ज्यादा में भी हो सकता है। खाली शहर में होता है, लेकिन एक राज्य से ज्यादा भी हो सकता है। यह राज्य सहकारी बैंक एक ही राज्य में होगा, और जो गांव लेवल पे होता है उसको पैक्स बोला जाता है, और जो शहर लेवल पे होता है उसको केंद्र बोला जाता है। केंद्र सहकारी बैंक, सहकारी बैंक। समझ में आया कि नहीं? ये चीजें आगे देखिए, आपको आज बैंक खत्म करा देंगे, कल अगला चैप्टर जीडीपी जीएनपी लेकर आएंगे। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वही बता रहे हैं हम। बहुत है बताने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। भारत में सबसे बड़ी बैंक आपको कोई बोले तो कौन सी है? तो भारत में सबसे बड़ी बैंक है एचडीएफसी। किस आधार पे? तो आधार है बाजार के मूल्यों के आधार पे एचडीएफसी बैंक भारत की सबसे बड़ी बैंक है। लेकिन संपत्ति के आधार पे संपत्ति और लोन देने और ब्रांच के आधार पे, किसके कितने ब्रांच है उसके आधार पे एसबीआई जो है वो भारत की सबसे बड़ी बैंक है। भारत में एचडीएफसी, यदि आपसे 2 क्वेश्चन होता है इसमें कि बाजार मूल्य के आधार पे सबसे बड़ी बैंक भारत की कौन सी है, तो वो एचडीएफसी बैंक है। लेकिन यदि ब्रांच में और लोन देने और जिसके पास संपत्ति सबसे ज्यादा है वो सबसे बड़ी बैंक कौन सी है? वो एसबीआई है। वैसे ही विश्व में जेपी मॉर्गन बाजार मूल्यों के आधार पे विश्व के सबसे बड़ी बैंक है। जेपी मॉर्गन किसके आधार पे? बाजार मूल्यों के आधार पे
विश्व के सबसे बड़ी है, लेकिन संपत्ति और ब्रांच के आधार पे एसीबीसी, इंडस्ट्रियल कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, इसको लिख देता हूं, इंडस्ट्रियल कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, ये विश्व की सबसे बड़ी बैंक है। किसके आधार पे? संपत्ति और ब्रांच के आधार पे, संपत्ति और ब्रांच के आधार पे ये विश्व के सबसे बड़ी बैंक है। समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं? सहकारी बैंक, चीजें समझ में आ रही है? तो ये आज के लिए इतना ही। सेकेंड पार्ट लेकर आएंगे, उसमें 2-3 चैप्टर होंगी और उसको पूरी तरह कंप्लीट करेंगे। इसकी रिवीजन वीडियो को वापस पीछे से मुड़ के देख लीजिएगा। जय हिंद। फिर मिलते हैं इकोनॉमिक्स सेकेंड पार्ट में, उसको देखना मत भूलिएगा। उसमें जीडीपी, जीएनपी सब आएगा, एनपीए, जीडीपी, जीएनपी, वर्ल्ड की जितने भी आपके संस्थाएं हैं, जो भी महत्वपूर्ण होगा वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। कितने मेहनत कर रहे हैं, तो आप वीडियो जरा देखते रहिए। आसान नहीं है, एक बार देख लेंगे, क्वेश्चन फंसेगा यहीं से, आएगा यहीं से, मैं बता रहा हूं। बाकी स्वस्थ रहिए, और सर का अगला आने वाला है, तो हम आगे मिलते हैं और इकोनॉमिक्स पे देखते हैं आगे। अभी होगा यदि तो हमें आगे बता दिया जाएगा प्लान। जय हिंद, थैंक यू सो मच।